Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. In a previous lecture, we have discussed about privatization and globalization. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के में क्या हमारी जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो क्या थी, प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्यों ये करा गया, ग्लोबलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी था, ना करते हम तो, लेकिन इसके लिए कुछ रीज़न थे उसके हिसाब से। पहला क्या था, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो क्या था कि हम चाहते थे कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40% जो था वो रेज़ हो गया था। किस तरीके से रेज़ हुआ, 51 से रेज़ होकर 51 to 100% जो है वो कर दिया गया था। क्या था कि जो फॉरेन अगर देखा जाए तो इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म। इसमें क्या था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, जो काफ़ी 47 जो हमारे जो थे जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थे, उनका बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अनुमति कर दी गई कि आप 100% जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस को भी 100% की जो थी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन भी दे दी गई थी। इससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा हैज़ बीन इन्फोर्स्ड, जो फीमा जो है वो लागू कर दिया गया। इससे ये हुआ कि इसका लोगों को जो फीमा हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू हाई प्रायोरिटी, उसको हाई प्रायोरिटी में लिया गया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते, इक्विटी लिमिट में इंक्रीज कर दिया गया था। अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या थी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज को कर सकते थे, किससे, टर्म्स ऑफ रुपीज़। देखो क्या था, पहले क्या था, हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, बाद में रुपीज़ को डॉलर में कंपेयर करते। जैसे आज की बात करें, डॉलर जो है अबाउट 72-73 रुपीज़ के बराबर है, तो इस हिसाब से क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हमारे लिए आसान हो गया है। हम 5 करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रुपीज़ की वैल्यू नहीं है, हम डॉलर हो गया आपका, पौंड, यूरो, एन एंड गोल्ड, इनके टर्म्स में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम डॉलर की बात करें तो अगर कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हम किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू सिर्फ इंडिया में है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना आसान हो गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट का देना भी आसान हो गया। रेमिटेड ऑफ मीट फैमिली एक्सपेंसेस इज कॉल्ड द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। जो रेमिटेड्स का मतलब होता है जो परिवार के लिए, जो एक्सपेंसेस के लिए जो खर्च भेजी जाती है, इसको एक तरीके से कहा जाए तो ये पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी होती है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कैपिटल ट्रांजेक्शन में इसको इंक्लूड किया नहीं जाता है। नेक्स्ट है आपका जो पार्टली कंटेबिलिटी रिफर टू द सेल और परचेज फॉर फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। इससे क्या हुआ कि हम बाजार की कीमत पर जो फॉरेन करेंसी है उसको खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं, ताकि हम फॉरेन ट्रेड कर सकें। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी ये है कि इसमें क्या था कि इन कन्फर्मिलिटी ऑफ इकॉनमी रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन्फोर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इम्पाइल दैट द लिबर्टी पॉलिसी। क्या था कि अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो थी ये लंबी चलने वाली, यानी काफ़ी 5-6 ईयर्स तक की पॉलिसी चलने वाली एक पॉलिसीज़ थी। इसमें क्या था, सभी तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो कंट्रोल्स थे, वो सब हटा दिए गए थे। ओपन कॉम्पिटिशन को इनकरेज किया गया था कि आप कॉम्पिटिशन देखिए। इससे क्या था, बैरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स और मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जो कुछ चीज़ें जो थी, कुछ विशिष्ट जो चीज़ें थी, उनको छोड़कर जो अन्य भी जो इन थिंग्स थी, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो गया था। रिडक्शन इन ट्रैफिक, जैसे इन ऑर्डर टू इनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस ट्रैफिक बैरियर्स हैव बीन विदड्रॉन फॉर द मोस्ट गुड्स। अगर देखा जाए कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया था, जिससे क्या किया गया था, जो देश और भारत और बाकी देशों के बीच में जो वो थी आपकी रिस्ट्रिक्शन थे, उसको हटा दिए गए थे, यानी कि जो ट्रेड के जो चार्जेस थे उसको हटा दिया गया था। जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उसको भी हटा दिया गया था, जो भी क्वांटिटी आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी रिस्ट्रिक्शन क्या कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। अब इसके कुछ चीज़ों के अच्छे इफेक्ट होते हैं तो कुछ चीज़ों के बुरे इफेक्ट भी होते हैं। अगर कोई पॉलिसीज़ है उसके अच्छे गुड इफेक्ट है तो बैड इफेक्ट भी होंगे। तो एलपीजी के गुड इफेक्ट क्या थे, पहला क्या था, वाइब्रेंट इकॉनमी थी। वाइब्रेंट इकॉनमी के पहले हमारी इकॉनमी क्या थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी थी। थोड़ा पुशअप हुआ, हमने जो प्लान्स बनाए उससे पुशअप हुआ, थोड़ा चलना शुरू हुआ। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारी जीडीपी जो ग्रोथ थी उस समय कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारी एलपीजी हुई, एलपीजी से क्या हो गई, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो
इंक्रीज़ होना शुरू होगी। क्या होगी हमारी? इंक्रीज़ होना शुरू होगी। स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ, जो हमारी हमारी जो इकॉनमिक जो थी इंडियन इकॉनमी थी, उनमें जो देखा जाए तो ये पॉलिसी जो एलपीजी पॉलिसी है एक तरीके से अगर वो हमारे लिए एक तरीके से वरदान साबित हुई। इससे क्या हुआ, भारत को अन्य देशों में आईटी सेक्टर के रूप में ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला, एक तरीके से लोगों को पहचान मिली, भारत की पहचान मिल गई। अब नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब हो गया कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करा, जिससे क्या था, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थी यानी फॉरेन करेंसीज थी उसका आना जाना शुरू हो गया, जिससे मतलब कलेक्शन शुरू हो गया, जिससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते थे और हमारी कंट्री को इसकी ज़रूरत भी थी। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जैसे हमने बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी जो है एलपीजी के तहत हुआ था कि हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे ये सरकार के लिए बहुत, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे क्या हुआ, अधिक सरप्लस, पहले क्या था सरप्लस नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया हमारे पास क्या आने लग गया, हमारे पास फॉरेन करेंसी आने शुरू हो गई थी। ठीक है, और जो हमें टेक्निक्स थी वो हमारी ओल्ड हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने ट्रेड करना शुरू करा हम नई नई मॉडर्न टेक्निक को भी जानना हमने शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारा शिफ्ट मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले मोनोपोली मार्केट थी, इसके बारे में पता है कि फर्स्ट ओनर पब्लिक था, ठीक है, सेकेंडरी रोल प्ले करता था प्राइवेट सेक्टर। तो देखा जाए डिसीजन कौन लेते थे, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग लिया करते थे। तो अब ये मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि जो उन्होंने कह दिया वही हो सकता था। लेकिन जैसे ही एलपीजी प्रोसेस हो गया, लिबराइजेशन हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में उनकी बागडोर आ गई है, जो उनकी कंपनीज थी, जिससे वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे। बैड इफेक्ट ये था, पहले नेगलेक्ट किया हमने, एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट किया, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था, तो हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, नेगलेक्ट होने लग गया। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज़ जो मिलती थी, जो हमने करना शुरू किया, सब्सिडीज़ जो थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। एग्रीकल्चर को हमने ध्यान नहीं दिया था, एग्रीकल्चर ध्यान न देने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब लाइक कट इन इम्पोर्ट ड्यूटी, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो चेंज हो गया, क्योंकि अब लोगों ने जो जिससे ज़्यादा एक इनकम हो सके वैसी पैटर्न करना शुरू कर दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट भी होना शुरू हो गया था, बेरोजगारी हो गया था, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस हो गया। एलपीजी से जो होता है, जो अगर देखा जाए तो लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जाने लग गए थे। बहुत सारी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज खुल गई थी, जिसकी वजह से लोग गाँवी लोग भी क्या, जो गांव के लोग भी थे वो कहाँ पर जाने लग गए थे, वो शहर की तरफ पलायन करने लग गए थे, जिससे एग्रीकल्चर जो एक तरीके से देखा जाए तो ख़त्म ही होता जा रहा था। अब लोगों ने जो क्रॉप्स करनी, जो हमारी है शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, वो क्रॉप्स को करना शुरू कर दिया, जिससे उनको कैश मिले, मतलब जिससे उनको गेन मिले, जो कमर्शियल यूज़ कर सके, तो वो इस चीज़ों का करना ध्यान देने लग गए थे। और जिसकी डिमांड भारत की इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा था, उन चीज़ों का ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो किसी चीज़ के गुड इफेक्ट भी थे, तो किसी चीज़ के बैड इफेक्ट भी थे। तो ये सब चीज़ें थे हमारे एलपीजी के गुड एंड बैड इफेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ एलपीजी।